हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 11 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। और एडिटोरियल्स और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस सबका हमने यहाँ पे रखा है। उसके अलावा मैप लोकेशन भी है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो मैप लोकेशन है वो भी है। और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आपका है उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसके लिए जो नोट्स है जीएस के लिए नोट्स या प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, सारे आर्टिकल्स को आप पूरा देखें ताकि आपका पूरा न्यूज़पेपर जो आज कवर हो जाएगा। तो जो 1 घंटे का वीडियो होगा उसको आप पूरी डिटेल में लास्ट तक जरूर देखें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दिखेगा, वो बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो वीडियो है नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। आगे हमारा जो बैंकिंग रिफॉर्म्स पे हम वीडियो लेके आ रहे हैं, 2-3 वीडियो है। और आगे भी बैंकिंग सेक्टर का ऑलरेडी हमने कुछ कुछ कवर किया है। तो उन वीडियोस को और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको लिंक दिया है। ऐसे एनसीईआरटी को हमने कवर किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने कवर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को कवर किया हमने डिटेल में, हर फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर किया उसमें। इकोनॉमिक्स का भी अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोज है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी को लेकर के। इसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड जो कॉलेजियम पूछा जाता है आपको, उसके बारे में हम डिटेल में कवर किया है। उसको आगे भी हम जो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जुडिशियल रिस्ट्रेन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को जो हम कवर करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी, तो सारा कुछ हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो चैनल को से आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी जो है इस चैनल से जुड़ सके और इस वीडियोस का यूज कर सके अपने प्रिपरेशन में। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी आर्टिकल मिस नहीं होना चाहिए। पहला जो आपका आर्टिकल है फ्रंट पेज पर, पेज नंबर 1 पर, बिहार इन फजिंग रो एज कोविड टोल जम्प्स बाय 72% आफ्टर रिकाउंट। तो ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे तो पॉलिटिकल है, लेकिन हमने जैसे बाकी स्टेट्स के केस में देखा, बाकी जो एडिटोरियल्स में हमने देखा पहले दिनों में, एडिटोरियल्स में, बाकी न्यूज़ में हमने देखा कि गुजरात का, वेस्ट बंगाल का और दूसरे स्टेट्स का जो है न्यूज़ आया था, रिपोर्ट आया था कि भाई वहाँ पे डेटा जो है डेथ का या हॉस्पिटलाइजेशन का डेटा जो है वो कोविड इन्फेक्शन का डेटा गवर्नमेंट छुपा रही है और सही डेटा जो है पिक्चर में नहीं, जिसके कारण जो है और भी इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि जो आप सर्वे नहीं कर सकते हैं सही से, साइंटिस्ट जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मॉडल सही से कि भाई कितना इन्फेक्शन हुआ है, आगे के समय कितना इन्फेक्शन होने की चांसेज है, पीक कब आएगा। तो वो सारा कुछ जो है डेटा पे डिपेंडेंट होता है, पॉलिसी जो है पूरी डेटा पे डिपेंडेंट होती है। तो डेटा अगर सही गवर्नमेंट नहीं रिलीज कर रही है तो उसके कारण जो पॉलिसी प्रिडिक्शंस है, जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स है वो भी गलत हो सकते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ही, बेसिक गवर्नमेंट ने ही जो सर्विलेंस किया, बेसिकली काउंटिंग करवाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे जिलों में अपने, और पाया कि जो है डेथ का राउंड काउंट था वो तकरीबन 72% जो है कम था जो गवर्नमेंट उस समय तक डिक्लेयर कर रही थी। तो पहले जो गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन था कोविड डेथ कितना हुआ हमारे स्टेट में, तो वो था 5424 डेथ्स एज ऑन जून 7। तो इसको गवर्नमेंट जब रिकाउंट कराया हर डिस्ट्रिक्ट में, तो जो फिगर आया, नया फिगर जो, वो था 9429 जो है फिगर उन्होंने देखा कि जून 9 आफ्टर रिकाउंट। तो ये आप देखते थे कितना, तकरीबन 72% जो इंक्रीज है। तो इसी तरह से बाकी स्टेट्स को भी इस तरह से रिकाउंटिंग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग रीजन्स में कराने की जरूरत है ताकि जो सही फिगर आ सके और हम एक सही जो पॉलिसी आगे के लिए, आगे थर्ड वेव या आगे के समय के लिए हम उसको ले सकें। तो यही मोटा मोटी इसके लिए है, इस आर्टिकल से मेरा कहने का मतलब है। बाकी जो इसमें डेटा है और पॉलिटिकल ब्लेम गेम है जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो है पेज नंबर 1 पर ही, 30 इनमेट्स इन आगरा जेल मूव एफेक्स कोर्ट फॉर फ्रीडम डिग्निटी। तो ये केस जो है आया सुप्रीम कोर्ट में, अर्जी दायर की गई है कि बहुत सारे जुवेनाइल्स जो है, बेसिकली जुवेनाइल्स जब इनका कन्विक्शन हुआ या जुवेनाइल थे या क्राइम किया तो जुवेनाइल थे, तो उसको लेकर के इन्होंने अपना कोर्ट में अर्जी दायर की है कि where many prisoners allegedly continue to languish in jail despite proving their claim of juvenility। तो जुवेनाइल है, तो जुवेनाइल मतलब 18 साल से कम के लोग हैं, उनके लिए कानून अलग है। उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है बेसिकली उससे वो गवर्न होते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो उनको सजा देता है। एक तरह से एक अलग प्रोसीजर है जुवेनाइल को देखते हुए। तो वो चीज़ इन्होंने कहा कि हमसे हमारे साथ फॉलो नहीं की गई, जबकि हमने अपनी जुवेनिटी प्रूव कर दी कि भाई हम जब हमने जब क्राइम किया तो हम जुवेनाइल थे, 18 साल से हम कम थे। एक्यूज कैन, ये बेसिकली कोर्ट का ही पुराना जजमेंट है कि एक्यूज है कैन रेज ए क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी एट एनी स्टेज ऑफ ए क्रिमिनल ट्रायल और इवन आफ्टर
टाइम इवन एनी टाइम आफ्टर हिज कन्विक्शन एंड सेंटेंस। तो ये कोई भी जो है, कोई भी एक्यूज जो है वो अपना जुवेनाइलिटी प्रूव कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि भाई हम जुवेनाइल थे कभी भी, या तो ट्रायल जब चल रहा हो तब, या फिर जब उसका सेंटेंस हो जाए, कन्विक्शन कोर्ट कर दे उसको, उसके बाद भी। अगर क्लेम प्रूव सही माना जाता है तो कोर्ट शुड मेंटेन द कन्विक्शन, कन्विक्शन मेंटेन रहेगा आपका, बट सेंटेंस जो आपने दिया उसको, मान लीजिए 10 साल का 15 साल का दिया है, उसको आप है ना हटा देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, जो उस केस को आगे से देखेगा। और जुवेनाइल को है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 साल का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं, जो अभी तक जो रूल्स हैं, जो लॉ है। तो इसको लेकर के यहाँ पर कहा गया कि बहुत सारे लोग जो है, 13 लोग जो है 14 से 22 साल जो ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं। तो 13 पीरियड जुवेनाइल द टाइम ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द क्राइम। तो क्राइम करने के समय आपका एज देखा जाता है कि आप जुवेनाइल थे कि नहीं थे, उस बेसिस पर आपको डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद भी नो कोई भी स्टेप नहीं गवर्नमेंट ने लिया है या प्रिजन डिपार्टमेंट ने लिया उनको रिलीज करने का। ऑलरेडी अंडर गॉन जुडिशियल इंकार्नेशन फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 14 टू 22 ईयर्स। इसको लेकर के बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स का आप कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के केस में का इसमें आप हवा दे सकते हैं पेपर 2, जीएस पेपर 2 में, कि कैसे हमें प्रिजन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। डेटा जो है हम जैसे हम देख रहे हैं, डेटा जो है सही तरीके से सही जगह पहुंचने की जरूरत है, उसके बाद उसको एक्ट करने की जरूरत है, अलग अलग एक्ट जो कानून है उसके ऊपर में। और जुवेनाइल को कि एक उनके लिए अलग कानून है, अलग प्रक्रिया है, तो उसको हमें यूज करने, उसको बेसिकली फॉलो करने की गवर्नमेंट को जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, उड़ीसा ट्राइबल फ्ली विलेजेस फियरिंग जैब। पेज नंबर 1 में ये आर्टिकल है आपका। ये जो है वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के आप देख सकते हैं, हमने पहले भी देखा था, कल भी हमने न्यूज में देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो है कुछ स्टेट्स ने क्या किया है कि वो कि लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनको वो आगे आए। उसके लिए उन्होंने राइस बोला कि आपको जो है कुछ मुझे याद नहीं कितना किलो राइस जो है आपको दिया जाएगा जो लोग वैक्सीन कराने के लिए आएंगे। उसको लेकर कुछ लोग आए भी, वैक्सीनेट कराया भी उन्होंने। तो इस तरह से वैक्सीन हेजिटेंसी जो है कि वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, डर है लोगों में कि वैक्सीन लगाने से एक अफवाह जो फैली हुई कि हमारी डेथ हो सकती है, या इम्पोटेंसी हो सकता है, या कुछ और बीमारी, या चिप आप डाल रहे हैं हमारे अंदर, तो ये सब अफवाहें जो फैली हुई है तकरीबन सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसको लेकर के अलग अलग जिलों में अगर हम देखें, यूपी के भी विलेजेस स्पेशली रूरल एरिया में ये काफी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही केस जो है उड़ीसा में आया है, जहाँ पे ट्राइबल ज्यादा रहते हैं। आप देखेंगे तो पीवीटीजी ग्रुप जो होता है, प्रिमिटिवली जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो ज्यादा उस केस में देखा गया कि वो जो है वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। तो यहाँ का केस जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे देखा गया कि पूरे गांव के लोग, जब आप देख रहे हैं जैसे फोटो में, लोग भाग गए घरों से जब उन्हें लगा कि वैक्सीन लगाने के लिए गवर्नमेंट आ रही है। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी का मामला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द स्टेट, यहाँ पे देखने को मिल रहा है उड़ीसा में सारी जगहों पर। तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया था। ये बेसिकली क्या है, ट्राइबल जैसे होते हैं, ट्राइबल्स के अंदर ही एक सब ग्रुप है, आप कह सकते हैं, जो कि और भी अनडेवलप्ड है, जो कि और भी एक तरह से जिन कम पॉपुलेशन है उनकी, और तकरीबन 75 आई थिंक ग्रुप जो है डिक्लेयर्ड है पीवीटीजी। मेरा प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है इसको। तो ये देबार कमीशन ने इसको डिक्लेयर किया था कि एक कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया था पहले, तो उन्होंने कहा था कि एक अलग जो है ग्रुप बनाइए इन ट्राइबल्स का, जो और भी उनका एजुकेशन कम है, जो पॉपुलेशन कम है, अलग उनका डायलेक्ट है, अलग रहते हैं, तो उनका गवर्नमेंट ने एक अलग ग्रुपिंग किया पीवीटीजी। ज्यादातर पीवीटीजी ग्रुप जो है ट्राइबल जो है ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। जैसे कुछ का यहाँ पे नाम भी दिया गया है, डोंगरिया कौंड्स हो गया, आपके चुक्तिया बुंजिया हो गया ना, दूसरे पीवीटीजी हो गए। तो ये सब बेसिकली कंद कम्युनिटी है आपका। तो ये सब जो है आपके ज़्यादातर यहाँ पर उड़ीसा में है। और ये वैक्सीन हेजिटेंसी का मामला आप अलग अलग जगह पर न्यूज में भी आप देख रहे हैं, उड़ीसा, यूपी में भी, बिहार में भी ये देखने को मिल रहा है। इससे कैसे डील कर सकते हैं, तो कल हमने जैसे कहा था, एक तो आप वहाँ के लोगों, ट्राइब्समैन, वहाँ के चीफ से आप बात करके कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप कुछ मोटिवेशन देते, तो राइस देंगे हम, कुछ हम चावल देंगे, उनको फ्री में कुछ राशन दिया जाएगा, उस चीज़ों को यूज करके गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करा सकती है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पेज नंबर 1 पर, ये पर्सनालिटी को लेकर के है, बुद्धदेव दास गुप्ता पासे जब है। तो ये जो पर्सनालिटी है, ये इनकी डेथ हो गई कल। तो ये जो है डायरेक्टर थे, बंगाल, बेसिकली बंगाल से बिलोंग करते थे। और इनका पहला फीचर, इनके बारे में तो आप नोट कर लें, ताकि अगर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इनका पहली फिल्म जैसे था दूरतवा 1978 में। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट जो फिल्म इनकी, ये यहाँ पे आपका है फेरा, बाग बहादुर, ताहिदेर कथा, चराचर, उत्तरा, ज्यादातर बंगाली मूवीज इन्होंने किया है। और काफी इंटरनेशनल इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, 12 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, गोल्डन बियर अवार्ड के नॉमिनेट हुए हैं। और 2 मूवी इंपॉर्टेंट है, फेरा और
चराचर, जिसके लिए इनको नॉमिनेशन मिला था गोल्डन बियर एट बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो ये सब इनकी अचीवमेंट्स है। तो पर्सनालिटी में पूछा जाता है या फिर घुमा के भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि ये मूवी किसके डायरेक्ट की है या किसकी है या फिर मूवी, तो उसको आपको जानने की जरूरत है। तो फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, स्मोक टावर टू बी रेडी बाय अगस्त 15, एक्सपर्ट्स टू स्टडी आउटकम्स राय। कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपना कह रही है कि हम स्मोक टावर जब अगस्त 15 तक कनॉट प्लेस में आ जाएगा। और ये पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था दिल्ली गवर्नमेंट को स्मोक टावर लगाने के लिए, जबकि अभी तक लगा नहीं है। और एक आनंद विहार में कनॉट प्लेस में कहा गया था। ये जो टावर है स्मोक टावर, जैसा कि आप नाम समझ सकते हैं, स्मोक को रोकने के लिए है। स्मोक प्लस फोक जो होता है बेसिकली पॉल्यूशन रोकने के लिए, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए। ये क्या है, टावर का स्पेसिफिकेशन जो बताया गया 25 मीटर का टावर होगा। कैपेसिटी इसकी होगी 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, जो एयर को वो प्यूरिफाई कर पाएगा, प्योर कर पाएगा, उसे पर्टिकुलर मैटर को हटा देगा। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो नोडल अथॉरिटी होगी इस टावर को बनाने में। और बाकी जो IIT बॉम्बे, NBCC और टाटा प्रोजेक्ट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा टेक्निकल चीज के लिए। स्मोक टावर है क्या, ये आपको जान सकते हैं। यहाँ फैक्ट्स मैंने बताया है। एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है टावर की तरह, तो जो कि लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है। जैसे घर में आप देखते हैं एयर प्यूरीफायर होता है, तो उसी तरह एक बड़ा सा टावर है जो कि खुले में जो है एरिया को, उस एरिया के एयर को प्यूरीफाई करता है। मल्टीपल लेयर्स इसमें फिल्टर्स होते हैं जो कि जो प्योरिटी है उसको अलग अलग करेगा, ट्रैप फाइन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा उसको, जो कि एयर में होते हैं, और उसको प्यूरीफाई करके फिर हटा करके एयर को फिर से इन्वायरमेंट में छोड़ देगा। एयर जो है बेसिकली उसके ऊपर में सबसे टॉप पे फैन होता है जो कि उस एयर को लेता है एटमॉस्फेयर से। उसके इसके अंदर जो फिल्टर है उसके थ्रू एयर पास होता है और बाद में फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है ग्राउंड के थ्रू फिर से एटमॉस्फेयर में, जो प्यूरिफाइड एयर को। कार्बन नैनो फाइबर्स इसमें रहते हैं, मेजर कंपोनेंट है। और फिल्टर्स अलोंग इस पेरिफेरीज रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर का ज्यादा आप देखेंगे बहुत बार आता है। पार्टिकुलेट मैटर एक इंपॉर्टेंट रोल है एयर पॉल्यूशन में। पार्टिकुलेट PM2.5, PM10 आपने सुना होगा बहुत बार। तो ये बेसिकली क्या है कि इतने नैनोमीटर से ये कम के पार्टिकल्स है, ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकते हैं, लंग्स डिजीज हो सकता है। इसको रिड्यूस करने का काम ये करते हैं। और बाकी भी और भी कुछ पार्टिकुलेट मैटर अगर एयर में है तो उसको हटाने का काम ये करते हैं टावर्स। इसका अगर हम देखें तो कहाँ पे पहला लगाया गया था, 2015 में रॉटरडैम नीदरलैंड में लगाया गया था। चाइना में सबसे बड़ा टावर है अभी के समय में बात करें हम तो इसका यूज क्या है, क्या कर सकता है। तो ये एस्टिमेट इसका है कि एयर क्वालिटी सो दैट टावर वुड रिड्यूस 50% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर लोड। जो जितना लोड हमारी 100 है तो उसको घटा करके 50 कर देगा पार्टिकुलेट मैटर को, इन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डायरेक्शन ऑफ विंड में, और 200 मीटर जो अदर साइड्स ऑफ टावर में ये कम कर सकता है पार्टिकुलेट मैटर को। ओपन फील्ड में अगर है काम वेदर में कैन रिड्यूस पार्टिकुलर मैटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर से हमने कहा PM10 और PM2.5 या 2.5 माइक्रोमीटर्स, उसको कम कर सकता है 45% और 25% तक कम कर सकता है 20 मीटर के एरिया में। तो काफी हेल्पफुल है बेसिकली, क्योंकि दिल्ली का अगर हम देखें तो बहुत बार बार जो आता है कि दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली। ग्लोबली आ जाता है नाम, इंडिया के बाकी सिटीज भी काफी नाम आता है बेसिकली पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी जो खराब है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे स्मोक टावर्स को इंस्टॉल कीजिए जो कि प्योर एयर जो है वहां पर कर सके, एयर प्यूरिफिकेशन कर सके। ये पिक्चर है, ये ऑलरेडी एक जो स्मोक टावर लगाया गया है दिल्ली में उसका है, ये वहाँ के MP ने लगाया है। और ये जो चाइना का एक एयर प्यूरिफायर है, टावर है, जो कि बहुत बड़ा टावर है एक तरह से। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ऊपर से आपका एयर लिया जाता है, अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, बाद में इसको एयर को छोड़ा जाता है अलग अलग डायरेक्शन से। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पेज नंबर 5 पे, CHIME टेलीस्कोप यील्ड्स अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट। ये टेलीस्कोप है जो कनाडा में लगाया गया, वो इसको तो मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। तो ये जो है आपका कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, ये कोलैबोरेशन एक तरह से जिसमें कि अलग अलग रिसर्चर्स, इंडिया के भी रिसर्चर्स उसमें इन्वॉल्व है। इसका काम क्या था बेसिकली कि फास्ट रेडियो बर्स्ट को आइडेंटिफाई करना। इसको आइडेंटिफाई भी किया गया, कैटलॉग भी अब बेसिकली कर दिया गया है बहुत, कि क्या होता है इसको आइडेंटिफाई करके, कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, कितने आ रहे हैं, सारा कुछ। तो कुछ कुछ इसमें रिसर्च किया गया है, इसको अभी प्रेजेंटेशन होगा आगे समय में। ये होता क्या है फारबी, तो ऑर्डरली ब्राइट फ्लैशेज ऑफ लाइट। ये ब्राइट फ्लैशेज ऑफ लाइट होता है रजिस्टरिंग इन रेडियो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उस पर रेडियो बैंड में ये पाया जाता है, और विच ब्लेज फॉर ए फ्यू मिली सेकेंड, कुछ समय के लिए वो ब्लेज करता है और उसके बाद फिर वैनिश हो जाता है।
विदाउट ट्रेस। तो स्पॉटेड इन वेरियस डिस्टेंस पार्ट्स से इस टेलीस्कोप ने देखा है इसको अलग अलग पार्ट से, गैलेक्सी से, हमारे ओन गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी जो वहाँ पे भी देखा गया है। इनका ओरिजिन अभी तक अननोन है और वेरिएंस कहाँ से होता है हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। इसी को देखते हुए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। स्टेशनरी टेलीस्कोप है जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में लोकेटेड है। ये आप फोटो इसका देख सकते हैं यहाँ पर। इससे क्या फायदा हुआ कि पहले जो हम एक दो एफआरवी को डिटेक्ट कर पा रहे थे दूसरे टेलीस्कोप के यूज के, इस प्रोजेक्ट के कारण, इस टेलीस्कोप के कारण जो है ये जो रिसर्च है ये 4 गुना 10 गुना बेसिकली बढ़ गया। हम बहुत ज्यादा जो है एफआरबी जो है फास्ट रेडियो बर्स्ट को हम डिस्कवर कर पा रहे हैं साइंटिस्ट, और उसको क्योंकि ज्यादा डिस्कवर हो पा रहा तो हम उसको ओरिजिन उसको और उसका रिसर्च जो है आसानी से साइंटिस्ट ओवर द ग्लोब कर पा रहे हैं। तो ऑलरेडी इसका प्रॉपर्टीज हम समझने लगे हैं साइंटिस्ट, और लोकेशन से मैप करने की कोशिश हो रही है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें जो बेसिकली क्या है, 4 मैसिव सिलिंड्रिकल शेप का, हम पिक्चर आगे देखेंगे, इस शेप का सिलिंड्रिकल शेप का रेडियो एंटीनाज है, स्नो बोर्डिंग हाफ पाइप्स और लोकेटेड है डोमिनिकन रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ये यहाँ पे लोकेटेड है ये, और कनाडा इसको ऑपरेट करता है, ब्रिटिश कोलंबिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो है फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है, थोड़ा सा हमने देखा रेडियो वेव से तरह से बर्स्ट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके आपका वो लाइट्स ब्लिम करता है, उसके बाद गायब हो जाता है। रेडियो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं उनके थ्रू ये रेडियो बर्स्ट आ सकते हैं, और उसी से ये ओरिजिनेट हो रहा है। लेकिन किससे एग्जैक्टली ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसका भी रिसर्च पूरी तरह से नहीं हुआ है। कुछ ड्यूरेशन लाइन मिली सेकेंड्स, जैसा हमने देखा कि बहुत कम समय के लिए वो बर्स्ट आता है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर बेयर फॉर फ्यू मिली सेकेंड वो ब्लेज करते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम एंड डिटरमाइन देयर पोजीशन इन स्काई। तो कितने कम समय के लिए वो दिखते हैं तो उसका पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ है पिन पॉइंट कर पाना मुश्किल है, और कहाँ से वो आ रहे हैं ये भी पिन पॉइंट करना मुश्किल है। पहली बार 2007 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, जो डिस्को टेलीस्कोप है, चाइम टेलीस्कोप जो है आपका, ये आप देखिए सिलिंड्रिकल शेप का जो है, ये आपका ये 4 गो आपका एंटीनाज लगे हुए हैं। ये जो पॉइंट 1 यहाँ पे फोकल लाइन है, 256 इंडिविजुअल रिसीवर्स, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं आपको। 2 में आपका देख सकते रिफ्लेक्टर ये लगे हुए यहाँ पर। उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू, ये कहाँ तक ये आपका आएगा, ये फील्ड ऑफ व्यू है इसका, और प्रोसेसर्स यहाँ पे जो इसको डेटा को प्रोसेस करेगा। तो ये मोटा मोटी सब पिक्चर है चाइम का, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, इमेज आप समझ सकते हैं, सिलिंड्रिकल पाइप की तरह, जो हाफ सिलिंड्रिकल पाइप की तरह ये टेलीस्कोप लगा हुआ है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है एडिटोरियल की तरफ हम मूव करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो 6 नंबर पेज से आपका एडिटोरियल स्टार्ट हो रहा है। तो पहला जो आपका एडिटोरियल है, ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो ये ज्यादातर जो है इसमें फिलोसफिकल है, कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड होना चाहिए, मतलब कि बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, इस तरह से अभी हम देख रहे हैं। तो एक फिलोसफिकल चीज इन्होंने बताई है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अगर इन्होंने पहले कुछ जैसे कि बाउंड्री दिया है कि माइग्रेंट्स को कैसे प्रॉब्लम्स हो रहा है इमिग्रेंट्स पॉलिसी के कारण। तो ऐसे मैक्सिकन का हो गया आपका, हंगरी, पीपल मूविंग फ्रॉम सोमालिया टू जॉर्डन मूव कर रहे हैं, बांग्लादेश से इंडिया, व्हाइट पुलिसमैन सफोकेटेड जो हमने देखा था अभी यूएसए में। तो ये रेशियल चीजों को बढ़ावा दे रहा है, जैसे बॉर्डर जो है इथनिसिटी, रेशियल चीज को बढ़ावा देता है एक बॉर्डर, इसको हमें हटाने की जरूरत है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि स्काई से हम देखें तो अगर पूरा एक सिंगल अर्थ दिखता है, हमें ये सब कुछ भी नहीं दिखता। इमेजिन वर्ल्ड अनडिवाइडेड बाय रेस, रिलीजन, जेंडर एंड नेशनलिटीज। तो फेंसेस का बात करते हैं, जैसे कि अल्ट्रा नेशनलिज्म, फेंसेस जो है एक तरह से टेस्टिमनी है, दिखाते हैं ऑफ डेथ एंड टेरर ऑफ रेस और अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो ये कि फेंसेस का रेस अगर हम देखें तो दोनों साइड में एक अलग अलग रेस जनरली देखने को मिलता है, नेशनलिटी भी अलग अलग होती है। अल्ट्रा नेशनलिज्म का एक तरह से जीता जागता उदाहरण है, इनका कहना है, फेंसेस जो बॉर्डर्स होते हैं। तो जैसे मैक्सिकन पैलेस्टीन का इन्होंने बात की है। बट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इतने डिफरेंसेज भी हम देखते हैं। और ये जो आपने बोला कि इन द कंट्री ऑल्सो आपको जो डिवीजन देखने को मिल जाएगा, ऐसे बिजनेस क्लास, एक ही प्लेन में जो है बिजनेस क्लास है, रिच एंड पुअर अलग अलग ट्रेवल करे, जबकि उनको सेम जगह जाना है, सेम जगह, सारा डेस्टिनेशन सेम है, उनका रास्ता सेम है। उसी तरह से इन्होंने पता कि कम्युनिटी अलग अलग रह रही है, कि शहर में एक सबअर्बन कम्युनिटी है, अप मार्केट कम्युनिटीज है। ऑनस्लॉट इज ऑन द पीपल जॉबलेस एंड होमलेस विथ नो चॉइस ऑन देयर ओन लैंड। तो उनके पास जो चॉइस नहीं है, तभी वो माइग्रेंट्स जो मूव करते हैं दूसरे देश में या दूसरे शहरों में, तो दे लीव देयर होम
सीकिंग अ बेटर वे ऑफ लाइफ एज वेल एज सर्व द होस्ट कंट्री सप्लाइंग विथ लेबर। तो ये माइग्रेंट का इन्होंने बताया जो कि करते हैं, लेकिन उन्हें क्या झेलना पड़ता है, इमिग्रेंट पॉलिसी होती है, एक तरह से दुष्व्यवहार होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इथनिक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और सही जो इमिग्रेशन लॉज है वो जगह नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये सब चीजें उनको देखने को मिलती है माइग्रेंट्स को। Migration occurs owing to unbearable sufferings in a war-torn homelands, lacking social security or the construction of a mega dam that drive onto ये कारण भी है, बेसिकली ये भी कारण देखने को मिलता है जब एक जगह पे युद्ध होता रहता है या फिर लड़ाई होती है, सिविल वार होता है, तो वहां से बहुत सारे लोग जो है नेबर कंट्रीज में मूव कर जाते हैं, या फिर अगर आप देखें डैम के केस में, अगर बड़ा डैम बन रहा है तो लोगों को डिस्ट्रेस करना पड़ता है, तो लोग वहां छोड़ करके दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो ये बेसिकली एक फोर्स, ये आप माइग्रेशन अगर आपने पढ़ा हुआ तो ये तो हो गया फोर्स्ड माइग्रेशन, और ये हो गया शिक्षा से माइग्रेशन, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं तो ये, लेकिन उनको बहुत सारे जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी। इनका कहना है कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड होना चाहिए, कि इनको परेशानी नहीं है, कोई भी कहीं भी जाकर के अपॉर्चुनिटी जिनको जहां मिले वहां पे वो रह सकता है और वहां पे वो काम कर सकता है। तो श्योरली क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, लैंड एंड शेल्टर एंड फूड आर देयर बर्थ राइट, किसी भी लोग का बर्थ राइट है। द फेंस कीप्स देम एट बे फ्रॉम द वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड, प्रिवेंटिंग थाउजेंड्स ऑफ फ्रॉम कल्टिवेटिंग ऑन द लैंड दैट टाइटली बिलोंग्स टू देम। तो ये चीज है, फेंस के कारण आप जो है दूसरे बेसिकली लैंड जो है आप उसको लिमिटेड है, आप वहां पे आप कल्टिवेट या फिर जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटामोटी फिलोसफिकल है। तो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड होना चाहिए माइग्रेंट्स के लिए का एक एपैथी बताया गया है, जो आप कह सकते हैं माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योग्राफी में भी, पेपर 1 में भी। तो ये जो है माइग्रेशन का क्या प्रॉब्लम है माइग्रेंट्स का, तो अगर बॉर्डरलेस वर्ल्ड होगा तो एक सजेशन ऑफर दे सकते हैं आप कि इमिग्रेशन लॉस को हमें कम करने की जरूरत है और सही करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पर ही, द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड अनवारंटेड टग ऑफ वार। ये जो है इन्होंने वेस्ट बंगाल को लेकर हुए कहा है कि जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो थे, जिनको कि सो कॉल्ड नोटिस इशू किया गया था कि आप जो है मीटिंग्स में नहीं आए, तो उन्होंने बेसिकली रिटायरमेंट ले लिया था विद एक्सटेंशन नहीं लेकर के। इसमें दो कंटेस्ट ने बताया है, एक तो इंडिया एक तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एंड इन दिस यूनियन स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपको नोट करने की बात है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि स्टेट जो अपने फील्ड में अलग है, सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब कि सेंटर के अंदर एक तरह से वो काम नहीं करता है, एक अलग वो एंटिटी है स्टेट्स भी। तो ये आप सोचना सेंटर का कि स्टेट मेरे अंदर आता है, एक तरह से मतलब स्टेट को हम रूल करते हैं, ये गलत चीजें हैं। स्टेट फंक्शनरी बोथ रिक्वेस्टेड एंड एडवाइज्ड टू अटेंड सच मीटिंग्स एंड दिस नेसेसिटेट कर्टसी। तो ये मीटिंग को लेकर था, जैसा कि आपने देखा होगा शायद न्यूज में भी, कि एक मीटिंग कन्वे किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहां पर 28 मई को कि साइक्लोन रिलीफ वर्क को देखने के लिए, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी गए थे, बट वहां पर उन्होंने अटेंड नहीं किया दोनों ने, और चीफ सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे वहां से चले गए थे। उसको लेकर के एक ऑर्डर सो कॉल्ड नोटिस इशू किया गया था। तो इसका इन्होंने कहा कि मीटिंग जो था बेसिकली डिजास्टर को लेकर था, तो डिजास्टर का अगर हम देखें तो ज्यादातर वो लोकल नेचर का होता है डिजास्टर, और जो ज्यादातर काम होते हैं वहां पर वो डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन या विलेज लेवल पे ऑफिसर्स वहां करते हैं। ओवरऑल गाइडेंस जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसको चीजों को देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से अलग रोल है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी जो है रोल जो है ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन का रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो ऐसा जो सोका नोटिस आपने दिया कि जो इनको सोका नोटिस दिया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में कि आप जो है डिजास्टर रिलीफ काम में आपने सहयोग नहीं किया, गवर्नमेंट का एक्शन रूल्स को नहीं माना, तो ये चीज गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट काम पर ही लगे हुए थे और स्टेट गवर्नमेंट का काम है डिजास्टर मैनेजमेंट को देखना। अब ये इन्होंने आया कि आईएएस सर्विस के बारे में बात की, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, कि क्या उनका रोल रहा है, क्यों वो उनको आईएएस सर्विस को या ऑल इंडिया सर्विस को बनाया गया संविधान में। कंसीव्ड बाय द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे इसलिए कि ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे और हाई स्टैंडर्ड पब्लिक सर्विस सर्व हो सके सेंटर और स्टेट दोनों में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी देश में देखने को मिले, क्योंकि हमारा देखें डाइवर्स है, प्लुरलिटी हम देखने को मिलता है, अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है स्टेट्स का, तो एक यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन के केस में यूनिटी रहो, उसके लिए ऑल इंडिया सर्विस को बनाया गया था। इसको रिक्रूट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जैसा आप जानते हैं, और फॉर्मली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको फॉर्मली अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कैडर को अलॉट किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जा सकते हैं डेपुटेशन के समय में, जिस समय वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम डायरेक्टली करते हैं। अभी ये जो है चीफ सेक्रेटरी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करे, तो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को मानना, चीफ मिनिस्टर जो उनकी बॉस है उसको मानना इनका दायित्व है। तो ये इसमें क्या किया जाता है, पहले इनको चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्टली जो जीओपीटी ने कहा था कि आपको सेंटर डेपुटेशन में अपॉइंट किया जाता है, आपको लास्ट दिन जो था उनको आपको
वहाँ पे रिपोर्ट करना है डीओपीटी में, जो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कंकरेंस जो है, अगर कभी डिपुटेशन अगर आप करते हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्योंकि वो स्टेट में सर्व कर रहे हैं। स्टेट जब तक उनको छोड़ेगी नहीं, एनओसी नहीं देगी, तब तक आप उस सेंटर गवर्नमेंट में डिपुटेशन में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो कंकरेंस जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए, ऑफिसर का भी कंकरेंस होना जरूरी होता है, जो चीज़ इसमें नहीं थी। तो ये ऑर्डर निकालना भी तरह से गलत है। इसके अलावा जो हमने देखा 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इनको शोकॉज नोटिस दिया गया था। ये एब्सर्ड बेसिकली है शोकॉज नोटिस, क्योंकि मीन टू, ये जो प्रोविजन है बेसिकली ये इसके लिए है कि मीन टू डील विद केसेज ऑफ डेफियंस, केसेज में वैसे केसेज जिसमें कि लॉफुल ऑर्डर्स कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने जारी किया हो, उसको नहीं माना गया, उस केसेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो जो है चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपने बॉस जो उनके चीफ मिनिस्टर है उनका ऑर्डर मान रहे थे, तो वो सही काम कर रहे थे। तो इसी का मोटा मोटी है, इसमें कुछ खास नहीं है। आईएएस सर्विस का आप लिख सकते हैं क्या इसका ओरिजिन है, क्या मेन पॉइंट है और क्यों इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पर ही, सीड्स एंड फ्रूट। ये जो सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेशन को लेकर के है, ये पॉलिटिकल ज़्यादातर। तो वेस्ट बंगाल चीफ सीएम ने, जो सीएम की मीटिंग हुई थी कल आपका फार्मर लीडर के साथ, तो उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन हमें बाकी स्टेट्स का भी, उन्होंने जो नॉन एनडीए गवर्नमेंट्स है, अपोजिशन पार्टीज के गवर्नमेंट जो अलग अलग सीएम्स है, उनका सपोर्ट मानना है कि इस चीज़ पर हम एक रिक्वेस्ट जो है कंबाइंड करके एक रिक्वेस्ट जो सेंटर को कर सके कि ये फार्म लॉ जो है, कानून जो है, एग्रीकल्चर कानून जो अपने बनाए हैं उसको हटा लिया जाए। तो ये सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन को लेकर के, लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। एक दो और भी चीज़ें हो चुकी है कॉपरेशन के लिए, जैसे कि वैक्सीन को लेकर के इन्होंने कॉपरेट करने की कोशिश की थी, तो इसी को लेकर के कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल ज़्यादातर है आपका। नेक्स्ट आपका टेरर इन दिस सहेल, इस सहेल रीजन के बारे में है। वहाँ पे टेररिज्म को लेकर के ग्रोइंग थ्रेट पोज बाय इस्लामिस्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका का एक रीजन है ये सहेल। तो यहाँ पे देखने को मिला, वैसे अभी जो है रिसेंटली जो क्या हुआ है, एटलीस्ट 160 पीपल इन बॉर्डर विलेज का कत्ल कर दिया, मासेकर हुआ है बुर्किना फासो रीजन में, जो सहेल रीजन के अंदर आता है। किसने, अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वहाँ पर, जिसने इस चीज़ को किया है। तो रिसेंटली जो है काफ़ी ये यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी या मासेकर जो इस्लामिस्ट कह सकते थ्रेट जो है वो देखने को मिला है। इसको इस आर्टिकल में कहा गया कि ऑल ओवर द ग्लोब बाकी देशों को इसमें भाग लेकर के इसको रोकने की जरूरत है, इस चीज़ों को, इंसर्जेंसी जो है इसको रोकने की जरूरत है। ये रीजन के बारे में हम बताएंगे आगे, मैप भी मैं बताऊंगा इसको। 5,900 किलोमीटर का लॉन्ग एरिया है आपका, सेमी टेरिटरी है ये सहेल रीजन, अलग अलग देशों से गुजरता है ये रीजन। तो 4 मेजर टेरर आउटपुट यहाँ पे एक्टिव एक तरह से कहा जा सकता है। तो ये नाम है इसका, नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है। कैसे ये शुरू हुआ, इसका कारण क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, तो ये कारण जो है ज़्यादातर इसका कारण बताया गया यूएस और फ्रांस ज़्यादातर इसके ब्लेम है। क्यों कि नाटो ने जब इन्वेजन रिमूव कर दिया था मुअम्मर गद्दाफी को पावर से लीबिया में 2011 में, तो रीजन में एक स्ट्रॉन्ग जो गवर्नमेंट थी उस समय लीबिया की, वो हट गई और उससे जो है मिलिट्रीज और जिहादीज जो उनको एक ग्राउंड मिल गया वहाँ पर पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए, बीका में जिहादी ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया। जब उसके बाद माली में जब ट्रबल ज़्यादा बढ़ा तो फ्रांस मेड ए मिलिट्री इंटरवेंशन 2013, बट इट डिड नॉट डिफीट द इंसर्जेंसी को वो डिफीट नहीं कर पाया, जिसके कारण वहाँ पर अब अगर हम देखें तो ज़्यादातर आप देखें जिहादी या इस्लामिस्ट जो है मिलिट्री जो बढ़ता है वो वैसे रीजन में, वैसे स्टेट में बढ़ता है जहाँ पर कि स्टेट कंट्रोल नहीं है, तो वहीं पे ब्रीडिंग ज़्यादा होता है, वहीं पे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। तो उसकी वो बताया यहाँ पर भी वही कारण है। क्या करने की जरूरत है भाई, तो ग्लोबल पावर्स को जैसे उन्होंने डिफीट किया आईएस को, वेस्ट एशिया, उसी तरह से इनको ग्लोबल पावर फिर से साथ आकर के ये अफ्रीका में थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। यूएन के हेल्प से जो साहिल कंट्रीज बिल्ड कैपेसिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफर स्टेबल गवर्नेंस, हमें वहाँ पे लाने की जरूरत है, स्टेबल गवर्नमेंट को देने की जरूरत है, एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजीज। सस्टेनेबल का यहाँ पे यूज किया गया, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर इंसर्जेंसी कम कर दिया दूसरी जगह इंसर्जेंसी बढ़ गया आपका, तो ऐसी इंसर्जेंसी को आप कम करने की जरूरत है और आगे भी इंसर्जेंसी ना बढ़े, सस्टेनेबल हो, ऐसी आपको हमें स्ट्रेटेजी लेने की जरूरत है। कैसे वो हो सकता है, तो कैपेसिटी वहाँ के लोगों की बिल्डअप करे, इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करे, गवर्नमेंट को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग करे, ताकि वो आगे इंसर्जेंसी से, मिलिट्री से डील कर सके। ये आपका साहेल रीजन है, ये एक तरह से सेमी एरिड रीजन है वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेंट्रल अफ्रीका में। ये ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर सहेल को कहे या साहिल भी कहा जाता है अरेबिक में, इसका मतलब होता है कोस्ट और शोर। इस अगर टर्म में हम देखें, इसको मीनिंग स्पेशली देखें तो ये सहारा इसके नॉर्थ में है आपका, सहारा ये रीजन है आपका, इसके सहारा, यहाँ पे सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ में है,
और इसके साउथ में जो है सवाना जो फॉरेस्ट बेसिकली ग्रासलैंड है वो पड़ता है। इसका क्लाइमेट अगर देखें तो ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट है, जो हमने यहाँ पे देखा सेमी एरिड रीजन है ये। दोनों ऊपर में डेजर्ट है, नीचे में ग्रासलैंड एक तरह से। ये आपका रीजन है। अब देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स इसमें आते हैं, कंट्री आते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशियन हो गया या रेड सी है, ये दोनों के बीच में ये पड़ता है। यहाँ ऊपर में सहारा डेजर्ट है, आपका सहारा डेजर्ट है, और नीचे में सवाना ग्रासलैंड है। ठीक है, और ये पूरा रीजन है, तो इसको आप समझ मैप लोकेशन से कहाँ पर है, अलग अलग देश इसके अंदर आते हैं। और ये यहाँ इस रीजन की अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो मासेकर हुआ है बुर्किना फासो में। ठीक, माली यहाँ पर आपका है। इस मैप लोकेशन को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो आपका पेज नंबर 7 में ओपेड में आपका न्यूज है मेकिंग पीस विद नेचर। तो कोविड को लेकर उन्होंने बताया कि कोविड में हमें देखने को मिला कि कैसे रिजल्ट है डायरेक्ट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एरिया स्पीसीज लॉस्ट एक्सपेक्टेशन। इसी का एक तरह से कारण है कोविड-19 पेंडेमिक। जूनोटिक पैथोजेंस जो एनिमल में पाए जाते हैं पैथोजन, उनपे डिजीज बनाते हैं, तो वो स्पेसीज हटने के कारण या इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन के कारण जो है ह्यूमन में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें बीमारी हमको देखने को मिलती है, जैसे हम पहले भी हमने देखा है। तो हमें जो उस चीज़ को रोकने की आगे जरूरत है, हमें अपना कल्टीवेशन कैसे हम कल्टीवेट कर रहे हैं, कैसे अपने सॉइल को यूज कर रहे हैं, हम कोस्टल और मेरीन इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो इन्वायरमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उस पर सारा कुछ डिपेंड करता है कि हम इन्वायरमेंट को बचा के चले और यूज करके चले। इस साल की बात करें इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया इस डिकेड जो ये 10 साल जो हैं आगे के, इसको डिक्लेयर किया है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और यही जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम भी था इस साल का। तो इसमें क्या है, यूएन का एम क्या है, गोल क्या है कि प्रिवेंट हॉल्ट एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम ऑन एवरी कंटिनेंट एंड एवरी ओशियन। ये इनका एम है कि इसको हम डिग्रेडेशन जो इकोसिस्टम का हो रहा है उसको हम रोके और कम करें और रिवर्स भी करें। कैसे करें, तो ये इन्वायरमेंट ये आपने देखा, आगे भी इनको देखेंगे। 10 ईयर्स तो प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, इसको क्या हेल्प और क्या हेल्प होगा, इकोसिस्टम तो अच्छा होगा ही, पॉवर्टी रिड्यूस करने में काम आएगा, लिवलीहुड हम कर सकते हैं, कम क्लाइमेट चेंज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और हेल्प कोलैप्स दी बायोडाइवर्सिटी। इंडिया ने पहले ही बेसिकली कुछ स्टेप्स लिए हैं कि 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम रिस्टोर करेंगे डिग्रेडेड लैंड्स फ्रॉम 21 टू 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030 तक, इसको हम रिस्टोर किया जाएगा। कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है। तो एक तो CO2 इमिशन को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है 45% 2030 तक। 2010 का जो लेवल था उसको हम 45% रिड्यूस करें 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। और नेट जीरो इमिशन मतलब क्या होता है, जितना हम इमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम जो बेसिकली उतना ही हम उसको सिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बदल रहे हैं, उतने कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर रहे हैं जितना इमिट कर रहे हैं। तो नेट जीरो हो गया 2050 तक, हमें इसको हासिल करने की जरूरत है। क्यों? ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा पेरिस क्लाइमेट समिट में बेसिकली जो लिया गया है उसको हम अचीव कर सकें। कैसे कर सकते हैं, तो ये तो हमने देखा यहाँ पर बिहेवियर मोटा मोटी क्या करना है हमें। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को मूव करने की जरूरत है, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी को यूज करें हम ज़्यादा, लैंड यूज को हम सही से करें, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अर्बन डेवलपमेंट सिटीज़ जो है उसको हम उस तरह से डेवलप करें ताकि फॉरेस्ट्री भी रहे वहाँ पर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टाइल। तो सब चीज़ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। दूसरा, ट्रांसफॉर्म अवर इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, एलिमिनेटिंग इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडी जो हमें बेसिकली दिया जा रहा है। अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं तो उसको आप देखें कि फर्टिलाइजर जो है यूजफुल हो सॉइल के लिए। डीजल सब्सिडी दे रहे हैं तो वो बेसिकली पॉल्यूशन दे रहा है, तो उसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिंग लो कार्बन एंड नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसके लिए कि डेवलप्ड कंट्रीज से मैं आप कह सकते हैं बोला भी गया है कि आप जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्योंकि आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपने उसमें इनोवेशन कर सकता है और वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा लास्टली क्या करने की जरूरत है, क्रिएटिंग फूड सिस्टम्स दैट वर्क विद नेचर। ऐसा फूड सिस्टम हमें वेस्टेज को रिड्यूस करने की जरूरत है, इंपावर स्मॉल स्केल फार्मर्स, विमेन फार्मर्स को इंपावर करे, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन, चैलेंजिंग सोशल नॉर्म्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेज आर। ये सब चीज़ें हमें कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन के थ्रू इन चीज़ों को हमें करने की जरूरत है। स्मॉल स्केल पर भी हमें उसको इंपावर करने की जरूरत है। तो मोटा मोटी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में एक तो आपका ये हो गया कि क्या थीम है, ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सब्जेक्टिव में आप उसका एक मोटा मोटी जो फ्रेमवर्क आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 9 पे आर्टिकल है ईसी हैज वास्ट पावर्स टू एक्ट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक्सपर्ट। ये बेसिकली एक जो है कन्वेंशन क्या कहते हैं कन्वेंशन हुआ था वेबिनार, उसमें जो है जस्टिस
रिटायर्ड जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वास्ट पावर है जिसको वो यूज कर सकता है आर्टिकल 324 के अंदर में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। ऑलरेडी इसके पास पावर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी दायित्व बनती है कि वो इसको चीज़ों को रोके। कैसे? ये तो पब्लिसिटी क्रिमिनल इंसिडेंट जिनका है, जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं उनका क्रिमिनल इंसिडेंट क्या क्या रह चुका है, कैसे क्या क्या क्राइम उन्होंने किया है, उसको वाइडली पब्लिश करने की जरूरत है ताकि लोग भी उसको समझ सके। दूसरा, इन्होंने जस्टिस ने कहा था कि इट हैज पावर टू से दैट पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है, बट ये ऐसा अभी तक यूज नहीं किया गया। इसका भी इजेक्टली है कि नहीं है ये पता नहीं है, पर इनका कहना है कि आर्टिकल 324 के अंदर में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकती है। जुडिशरी का भी रोल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग रह जाते हैं सालों साल, अगर वो कैसे सही समय से जल्दी आप उसको निपटारा कर सकेंगे, और अगर कन्विक्ट कर पाएंगे हम, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। अगर कोई कैंडिडेट को हम कन्विक्ट कर पाते हैं जल्द से जल्द उसको, तो उसमें वो इलेक्शन फिर नहीं लड़ सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट को हम, जो क्रिमिनल कैंडिडेट है, उसको हम पॉलिटिक्स से हटा सकते हैं। तो एक तो हम क्या, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ऑफ केसेस को हमें जल्द से जल्द करना चाहिए, और देयर शुड बी एन एफर्ट ऑफ डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू वोटर्स। तो वोटर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके कि भाई कौन कैंडिडेट आपका क्रिमिनल है, उसको आप वोट करें ना करें, आपकी मर्जी है। वो क्रिमिनल क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वोटर को बताने की जरूरत है। तो ये आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के केस में हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में है। नहीं, जब का पेज नंबर 11 पे आर्टिकल इंटरनेशनल यूएस टू डोनेट 500 मिलियन डोजेस टू वर्ल्ड। तो यूएसए ने कहा कि हम जो है फाइजर बायोटेक जो फाइजर मेडिसिन है वो परचेज करेंगे तकरीबन 500 मिलियन डोजेस, और उसको हम डोनेट करेंगे 92 लो एंड मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन को। ये स्टार्ट कर देंगे अगस्त से, और 200 मिलियन डोजेस से और 300 मिलियन डोजेस बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये अमेरिका ने कहा है कि हम इसको देशों को भेजेंगे, क्योंकि अगर हम देखने को मिला वैक्सीनेशनलिज्म देखने को मिल रहा है बहुत सारे देशों में, अफ्रीका ऐसे देशों में वैक्सीन बहुत कम लोगों को लगी है, क्योंकि वहाँ वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, और कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। तो उनके लो इनकम कंट्रीज जो है उनके पास पैसा नहीं कि वो इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन को खरीद सके और लोगों को लगा सके। इसके लिए बहुत बार हमने देखा था आर्टिकल्स कि डेवलप्ड कंट्रीज को आगे आना चाहिए। तो ये इसको इसी रिलेटेड मैटर में यूएसए ने अपना कदम उठाया है कि जो है एक्स्ट्रा डोज खरीद करके इन देशों को देंगे। तो ये डिलीवरी जो होगी वो कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू होगी। कोवैक्स फैसिलिटी जो है WHO का एक तरह से फैसिलिटी है, जिसमें जो है वैक्सीन जो अलग अलग देश यहाँ पर देते हैं कोवैक्स को, और कोवैक्स जो है बेसिकली उन वैक्सीन को अलग अलग देशों में, लो इनकम कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज में उसको भेजता है, जहाँ पे वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है और जो लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो इससे ग्लोबल वैक्सीन एक्सेस बढ़ेगा। इसके अलावा ऑलरेडी जो यूएसए के पास जो एक्स्ट्रा डोजेस था आपका 80 मिलियन डोजेज ऑफ एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन, उसको दूसरे देशों में स्टार्ट कर दिया है बेसिकली बांटने का, भेजने का। इसमें इंडिया को भी मिलने की जो है चांसेज हैं। 3/4 जो इसमें 80 मिलियन डोजेज में से वो कोवैक्स फैसिलिटी को जाएगा, बाकी 1/4 जो है यूएसए अपने बायलैटरल रिलेशन के थ्रू भेजेगा अलग अलग देशों में। तो ये वैक्सीन जो आपका अपार्थाइड आप कर सकते हैं, जो वैक्सीन कुछ देशों में ज़्यादा है कुछ देशों में नहीं है, उसको रोकने के लिए एक इक्विटी लाने की जरूरत यहाँ पर देखने को मिली है। नेक्स्ट उसी के नीचे एक आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर ही, बिडेन जॉनसन सीक्स टू साइन न्यू अटलांटिक चार्टर। एक अटलांटिक चार्टर, नया अटलांटिक चार्टर इन्होंने साइन करने के लिए बात कही है। तो अटलांटिक चार्टर पहला जो क्या था, पुराना वाला 1941 में साइन हुआ था। उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के और यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बीच में ये साइन हुआ था। ये क्या था? ये बेसिकली था कि ताकि हम सेटिंग आउट कॉमन गोल्स फॉर वर्ल्ड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक पीसफुल वर्ल्ड को हम बना सके, वर्ल्ड ऑर्डर को ऑर्डर में ला सके हम, आगे लड़ाइयाँ ना हो ऐसा, उसके लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें क्या था कि फ्री ट्रेड हो, डिसआर्मामेंट का इन्होंने मोटिव रखा था, और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल, जिसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जो देश आज़ाद भी हुए, जो कॉलोनियल अंदर में थे, उनको आज़ाद भी किया गया, क्योंकि उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल। ये पिछला जो पुराना जो अटलांटिक चार्टर था पहला वाला, उसके ऑब्जेक्टिव्स था, और इसमें ट्रांस अटलांटिक फ्रेंडशिप भी इसमें बढ़ा, और ये बेसिकली एक फाउंडेशन भी इससे मिला यूनाइटेड नेशंस और नाटो को बनाने का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपका हिस्ट्री में आप शायद आपने पढ़ा भी हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो नया अटलांटिक चार्टर किस लिए है? टू डिफेंड द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन ओपन सोसाइटीज। इस चीज़ को डिफेंड करने के, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए चार्टर जो साइन किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है पर्सनालिटीज को लेकर के ही, पेज नंबर 14 पे, बॉक्सिंग स्टार डिंगो सिंह पासेज अवे। ये बॉक्सिंग थे, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे गेम्स में, और बैंकॉक में कैंडिडेट काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो
अंटामेंट गोल्ड एट 1988 एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड लिया था, और प्री क्वार्टर फाइनल्स एट 2000 सिडनी ओलंपिक्स में, और अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 1998 और पद्मश्री 2013 में। तो ये पर्सनालिटी को लेकर, जैसे हमने कहा, पर्सनालिटी को लेकर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज में रहती है, ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादातर पूछा जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, और अगर पूछा जाए इससे रिलेटेड सवाल तो इसको आप आंसर कर सके। बॉक्सिंग स्टार दिंगो सिंह, इनकी मृत्यु हो गई है। 1987 किंग्स कप बैंकॉक में भी इन्होंने जीता था। तो ये मोटा मोटी इनका अचीवमेंट्स है, और इसी को रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करना मत भूलें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और इस चैनल को हम और बढ़ा सके और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा सके। और अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा वीडियो जो है अलग अलग एक्सपेक्ट्स पे लाने की हमारी कोशिश है। अभी जो हम बैंकिंग पे हम वीडियोज़ ला रहे हैं, सीरीज हमारा चल रहा है, उसको आप जरूर देखें। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब आप नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी वीडियो जो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ का लिंक दिया है, उसको जरूर आप देखने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड।